हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही जितना भी आपको कंटेंट दिया जाता है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, और टीचर्स भी आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। सभी कुछ जब आपको इतना अच्छा मिल रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का पाठ संख्या है 1, प्रेम घन की छाया स्मृति। तो आज इस पाठ से हम देखेंगे कि पिछले 10 सालों में, यानी कि 2022 से लेकर 13 तक सीबीएसई में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, यानी कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इनको देखेंगे क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मतलब रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले प्रश्न उत्तर है हमारे पास में। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमें बताना है, उनका जीवन परिचय, उनकी कृतियां, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2018, 17 और 16। तो देखिए रिपीटली 3 साल तक बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो इनका जीवन है 1884 से लेकर 1941 तक। क्या है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहां वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। मतलब किसी भी चीज पर अपनी आलोचना व्यक्त करना ये इनकी प्रिय विधा थी। उन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक निरंतर साहित्य लेखन में लगे हुए थे। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का वर्ष 1941 में स्वर्गवास हो गया। तो ये जो हमारा चैप्टर है प्रेम घन की छाया स्मृति, इन्होंने साफ डिटेल में बताया है कि किस तरीके से वो केदारनाथ पाठक और प्रेम घन जी की संगति में आए हैं। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर इस पाठ में हमने डिटेलिंग में पढ़ी हुई है, तो जो हमने इनके जीवन परिचय में भी देखी है। अब इनकी कुछ कृतियों को हम देखते हैं। शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियां निम्न प्रकार रही। तो इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में जो है अपनी कृतियों की रचना करी है। अब ये कृतियां भी अलग अलग विधाओं में इन्होंने करी है। तो सबसे पहली विधा आ रही है निबंध। शुक्ल जी के भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की है, जिसमें चिंतामणि यानी कि 2 भागों में और विचार वीथी प्रमुख है। फिर आते हैं आलोचना, उनका जो प्रिय विधा रही है। उसमें उन्होंने रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी की आलोचना करी है इसमें। फिर तीसरी विधा है इतिहास में। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1929 में ये किया था। फिर आते हैं संपादन कार्य इन्होंने किया। तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागर प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बनी आदि की इन्होंने संपादन कार्य किया है इन सभी पत्रिकाओं का। काव्य रचना पे आते हैं। अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय, ये 2 में इनकी काव्य रचनाएं भी हैं। अनुवाद किया इन्होंने मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण और आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच और बुद्ध चरित्र आदि का इन्होंने अनुवाद भी किया है हिंदी में। तो ये इनकी कृतियां रही।
अब हम आ जाते हैं इनकी भाषा शैली की विशेषताओं पर। क्या है विशेषता देखिए, शुक्ल जी की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी है। तो इनकी जितनी भी आप रचनाएं, जैसे हम लोगों ने प्रेमघन की छाया स्मृति जो चैप्टर पढ़ा है, तो आप देखेंगे इसमें जितनी भी शब्दावली है वो बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा उसमें हमें देखने को नहीं मिली है। तो दूसरी ओर इन्होंने सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निर्गमन शैली भी कहलाती है। इन्होंने सामासिक शैली का प्रयोग किया है, अर्थात समासों का ज्यादा इस्तेमाल किया है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे, यानी कि कम शब्दों के इस्तेमाल से ज्यादा चीजों को वो बताते थे। अब हम आ जाते हैं गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। हमारे सामने एक गद्यांश रखा गया है, इसको हमें पढ़ना है और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये हमसे जो गद्यांश रखा गया है, ये पाठ 2015 साल 2015 में हमसे ये गद्यांश पूछा गया था। तो चलिए गद्यांश देखते हैं क्या है। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनमें मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी की एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित्व पूरा हो गया। वामन जी ने नीचे से वह कवित्व ललकारा, जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेक खड़ी जैसे नारी मुग लाने की। तो यहाँ पर वामनाचार्य गिरी ने प्रेमघन के ऊपर जो एक काव्य, जो क्या कहते हैं कवित्व लिखा था, वो किस तरीके से निर्मित हुआ, उसकी आखिरी पंक्ति, ये चीज हमें बताई गई है। अब इसका संदर्भ देखिए। सबसे पहले क्या है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ से में शामिल लघु निबंध प्रेमघन जी द्वारा हास्य परिहास यानी मजाक करने से उद्धत है। यह रचना प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। प्रसंग क्या है, इस गद्यांश में लेखक ने प्रेमघन जी के व्यक्तित्व के विषय में बताया है। अब व्याख्या देखिए। लेखक ने प्रेमघन जी के विषय में बताया है कि वे अक्सर लोगों से हास परिहास व्यंग किया करते थे, इसलिए उनसे मिलने वाले भी उनका मजाक बनाने की फिक्र में रहते थे। भाई हम सबको मजाक बनाएंगे तो कोई हमारा भी तो बनाएगा ना। तो इसी तरीके से मिर्जापुर की एक पुरानी परिपाटी के प्रतिभाशाली कवि रहते थे, जिनका नाम वामनाचार्य गिरी था। एक दिन वे चौधरी साहब यानी प्रेमघन के ऊपर कविता बनाते हुए चले जा रहे थे। कविता का आखिरी चरण बनाना रह गया था, तभी उन्हें बरामदे में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए, जिनके कंधों पर बाल फैले हुए थे और वह एक हाथ से खंबा सहारा लिए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वामनाचार्य ने झट से पूरी कविता रच डाली। कविता की अंतिम पंक्ति पूरी होते ही वामन जी ने नीचे से वह कविता जोर से पढ़ी, जिसका अंतिम अंश था, खंबे पर हाथ रखकर वे इस प्रकार खड़े हैं जैसे मुगल स्त्रियां खड़ी होती हैं। इस तरह उन्होंने प्रेमघन पर व्यंग्यपूर्ण कवित्व रचकर उनका मजाक उड़ाया था। तो जैसे प्रेमघन जी दूसरों के साथ हास परिहास मजाक करते थे, वैसे लोग भी उनके ऊपर मजाक किया करते थे। ये चीज यहाँ पर बताई है। अब हम आ जाते हैं संपूर्ण पाठ आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो हमारे बाकी पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। पाठ में जो लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो उन्होंने उनको लिखने और पढ़ने का इंटरेस्ट अपने पिताजी के कारण ही जागा था। तो वो जो विशेषताएं उन्होंने बताई हैं वो आपको बतानी है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए क्या है, लेखक ने अपने पिताजी की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं। लेखक के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता या जानकार तथा पुरानी हिंदी के प्रेमी कवि थे। दूसरा है, वे फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। कौन? पिताजी फारसी के साथ हिंदी कवियों की उक्तियों को मिलाते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्हें भारतेंदु के नाटक बहुत प्रिय थे, इसीलिए वे कभी कभी लेखक को उनके नाटक सुनाया करते थे।
तो ये चीज़ें जो भारतेंदु जी के जो नाटक है वो उनको बहुत प्रिय थे, तो इसलिए वो बार बार सुनाते थे कि भाई बच्चों को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। वे रात के समय परिवार यानी घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ बड़े आकर्षक ढंग से सुनाया करते थे। पांचवा है, वे स्वयं तो हिंदी प्रेमी थे किंतु अपने पुत्र को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि भाई अंग्रेजी का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा था उस समय अंग्रेजों का राज होने के कारण, तो इसलिए वो चाहते थे कि भाई अंग्रेजी से भी अच्छा परिचय रामचंद्र जी का हो सके, क्योंकि भविष्य में उनके लिए बहुत कारगर हुआ। इसलिए हिंदी को तो वो खुद पसंद करते थे, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे हिंदी में भी अंग्रेजी में भी पारंगत हों। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ देखिए दो प्रश्न उपस्थित हैं, अलग अलग साल में पूछे गए मगर लगभग एक से ही है। क्या है? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? यह प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध के आधार पर चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2013 में। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को उजागर किया है जो इस प्रकार हैं। क्या है? चौधरी साहब का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनके काले लंबे बाल कंधे तक लटकते रहते थे। वे गंभीर मुद्रा में टहलते रहते थे। जब वे टहला करते थे तो एक छोटा लड़का पान की तश्तरी लेकर उनके पीछे पीछे चलता रहता था। तो ये उनका व्यक्तित्व था। किस तरीके से, भाई वो रईस थे, खानदानी रईस थे, तो इस तरीके का वो व्यवहार किया करते थे। वे अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। उनके घर में हमेशा साहित्यकारों की भीड़ लगी रहती थी। वे रईसों का जीवन जीते थे। वे स्वयं कोई भी कार्य नहीं करते। उनके यहाँ उत्सवों और त्योहारों के मौसम में खूब नाच रंग हुआ करता था। मैं जैसे बताया वो खानदानी रईस थे तो पैसे की कमी नहीं थी, तो महफिलें जमना एक आम बात थी उनके घर में। उनका बात करने का ढंग निराला था। उनमें विलक्षण वक्रता यानी टेढ़ापन था, यानी बात करते समय बातों में भी टेढ़ापन होता था। कोई बात सीधी सीधी ना कहकर घुमा फिरा कर बात कहने में बड़ा मजा आता था उन्हें। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों की तरह अनोखापन लिए हुए था। वे प्रश्नों की शुरुआत क्यों साहब से करते थे। किसी से कोई प्रश्न करना हो तो क्यों साहब, भाई आप कहाँ से आए हैं, इस तरीके से प्रश्न किया करते थे। यह उनका तकिया कलाम बन गया था। लोगों यानी मित्रों का मजाक बनाना और उन पर व्यंग करना उनका शौक था। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो लोगों के ऊपर मजाक बनाते थे, तो लोग भी उनके ऊपर मजाक बनाने से चूकते नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। तो हमारे जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसमें सभी जो हैं वो एक ही एज, लगभग एक आयु के कई सारे लोग थे। तो वो उस मित्र मंडली में कौन कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या है देखिए, लेखक की समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में मुख्य लेखकों में श्री शुद्ध काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ तथा पंडित उमाशंकर द्विवेदी आदि प्रमुख थे। इन हिंदी प्रेमियों की इस मंडली में नए पुराने लेखकों की चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि सभी यहाँ पर हिंदी प्रेमी थे, तो जाहिर सी बात है लेखकों और कवियों की बात होना एक आम बात थी। अब आगे प्रश्न संख्या 4 पर, प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध में शुक्ल के भाषा परिवेश और प्रारंभिक रुझानों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। तो मतलब क्या है, उनकी भाषा शैली कैसी रही हमको ये बताना है, और स्टार्टिंग में जब उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया तो उनका रुझान क्या था ये आपको बताना है। क्या देखिए, प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध में वर्णित कथ्य के अनुसार शुक्ल जी को बचपन से ही अपने पिताजी के कारण शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का परिवेश प्राप्त हुआ था, क्योंकि पिताजी हिंदी और फारसी के अच्छे एक ज्ञाता थे, तो उन्हें हिंदी का पूरा परिवेश घर में पूरा वो माहौल मिलता था। साथ ही हिंदी प्रेमी मंडली के मित्रों के साथ लेखकों पर साहित्यिक भाषा में किए जाने वाले विचार विमर्श ने उनकी भाषा को और अधिक समृद्ध किया था। अत्यधिक साहित्यिक भाषा में बातें करने के कारण ही उनकी मंडली को उर्दू भाषी निसंदेह नाम से पुकारते थे, यानी कि वो लोग ऐसी शुद्ध भाषा इस्तेमाल करते थे कि आसपास से गुजरने वाले लोग इनको बहुत प्रभावित हो जाते थे इनके शब्दों को सुनकर। तो इसीलिए निसंदेह, जैसी जब उनको बोल दिया था निसंदेह मंडली है, ये इस तरीके से उनको पुकारा जाने लगा था। पिताजी द्वारा रामचरितमानस और रामचंद्रिका व भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के पाठ सुनने के कारण शुक्ल जी में आरंभ से ही साहित्य के प्रति रुचि विकसित होती गई
और जिनसे भारतेंदु मंडल के कवियों के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा भर गई थी। तो भाई इतने सारे चीजों को सुनने के बाद क्या है, भारतेंदु जी के नाटक भी सुनते थे। तो जो एक भारतेंदु जी की मंडली थी, अर्थात जो कवि और लेखक भारतेंदु जी के को बहुत ही मानते थे, अपना समझते थे, तो उनको जो है उनसे भी रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो ये उनका प्रारंभिक रुझान था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर देखिए 2 प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग सालों में पूछे गए और लगभग एक ही बात पूछी गई, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर। देखिए पहला प्रश्न है, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है, आपको ये बताना है। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया। दूसरा है प्रश्न देखिए, निसंदेह किन्हें कहा जाता था और क्यों। इस प्रसंग में हिंदी उर्दू मिश्रित शैली पर अपने विचार प्रेम घन छाया स्मृति पाठ के आधार पर व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 और 14 में। तो ये क्या था, निसंदेह, क्योंकि वो लोग बहुत ही शुद्ध भाषा, जो उनकी पूरी मंडली थी वो क्या करती थी, बहुत शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करती थी, हिंदी की शुद्ध। तो जो आसपास के लोग उनके सामने जो उर्दू भाषी गुजरते थे, इसीलिए उन्होंने उनका नाम निसंदेह मंडली रख दिया था। तो क्या है, लेखक और हिंदी प्रेमियों की मंडली के मित्रों के बीच होने वाली बातचीत प्रायः शुद्ध साहित्यिक पढ़ने लिखने वाली हिंदी भाषा में हुआ करती थी। एक होती है हम लोग की नॉर्मल बोलचाल की भाषा, एक होती है पत्राचार भाषा जो शुद्ध साहित्यिक हिंदी होती है। तो इन लोगों की भाषा भी उसी साहित्यिक हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता था। हिंदी के नए पुराने लेखों की चर्चा भी बराबर मंडली में होती रहती थी। लेखक के निवास स्थान के पास अधिकतर वकील, मुख्तार, कचहरी के अफसर आदि रहते थे, जो बातचीत और कार्य व्यवहार में उर्दू का अधिक प्रयोग करते थे। उनके लिए शुद्ध हिंदी अनोखी भाषा थी। इसी कारण उन लोगों ने इनका नाम निसंदेह रखा हुआ था, क्योंकि सभी आपस में ऐसा बात करते थे और वो लोग उर्दू जानते थे, तो इसलिए उन सभी ने इनका नाम निसंदेह रख दिया था। और इस प्रश्न के साथ इस पाठ के हमारे सभी 10 सालों में पूछे गए प्रश्न हमने आपको बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। जैसे मैंने बताया कि इस पाठ से काफ़ी प्रश्न हर साल पूछे गए हैं, तो पाठ को अच्छे से पढ़कर और तैयार कर लीजिएगा। अभी और भी चैप्टर हमारे गद्यगण के बाकी हैं, क्योंकि आज तो हमने पहला ही चैप्टर किया है, अभी और हम करेंगे आगे। तो फिर से मिलते हैं, बाय बाय।